नमस्कार साथियों, इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगत सिंह जी के बारे में। 28 सितंबर 1907 को पश्चिमी पंजाब, भारत, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वहां के लायलपुर में एक सिख परिवार में जन्मे। भगत सिंह किशन सिंह सिंधु और विद्यावती कौर के दूसरे बेटे थे। उनके दादा अर्जन सिंह, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब उनके पिता और दो चाचा 1907 में नहर उपनिवेशीकरण अध्यक्ष के विरोध में आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे। कुछ सालों तक गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद भगत सिंह जी ने लाहौर में आर्य समाज द्वारा संचालित एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला लिया। 1923 में उन्हें लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता लाला लाजपत राय जी ने की थी। 2 साल पहले स्थापित यह कॉलेज महात्मा गांधी जी के ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों से दूर रहने के असहयोग के आह्वान के अनुरूप था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस वक्त भगत सिंह जी की उम्र तकरीबन 12 वर्ष थी। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है या नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी जी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। भगत सिंह जी ने भारत की आजादी के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह जी बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वे चंद्रशेखर आजाद द्वारा गठित किए हुए गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह जी इतने अधिक उद्विग्न हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह जी को लाहौर में 1926 में बम विस्फोट के लिए गिरफ्तार किया गया था। लगभग 6 महीने बाद उन्हें 60,000 रुपए का बांड भरकर रिहा किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को हुए क्रूर लाठीचार्ज मामले ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बहुत बड़ा असर भगत सिंह पर डाला। लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन के खिलाफ एक सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही जुलूस लाहौर के रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्रूर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्होंने लाला लाजपत राय जी को निशाना बनाया और उन पर लाठियां बरसाईं। घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत भगत सिंह जी ने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह जी और राजगुरु जी लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे।
उधर जय गोपाल जी अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल की चार दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सार्डेंट के आते ही राजगुरु जी ने एक गोली सीधे उसके सर में मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह जी ने भी 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे, एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद जी ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद जी ने उसे गोली मार दी और वो वहीं मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह जी लाहौर शहर छोड़कर चले गए। उन्होंने सिख धर्म के पवित्र नियमों का भी उल्लंघन किया और अपनी दाढ़ी मुंडवा ली तथा अपने बाल कटवा लिए। भारत रक्षा अधिनियम के निर्माण का विरोध करने के लिए HSRA ने विधानसभा परिसर में बम फेंकने की योजना बनाई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली गलियारे में बम फेंका। उनके संदेश वाले पर्चे हवा में फेंके गए और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। बम गलियारे में ही फटा क्योंकि किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन हंगामे के दौरान कुछ काउंसिल सदस्य घायल हो गए। दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह जी करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके तुरंत बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बम कारखानों पर भी छापे मारे गए और प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य से फरेंद्रनाथ घोष, हंसराज वोहरा और जय गोपाल सरकार के गवाह बन गए। परिणाम स्वरूप 21 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें सुखदेव, राजगुरु और जितेंद्रनाथ दास शामिल थे। भगत सिंह जी को लाहौर षड्यंत्र मामले, जॉन सैंडर्स एएसपी की हत्या और बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 10 जुलाई 1929 को 28 आरोपी क्रांतिकारियों के खिलाफ एक विशेष सत्र अदालत में मुकदमा चलाया गया। मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश राय साहेब पंडित श्री किशन थे। भगत सिंह जी और उनके साथी कैदियों ने जेल की दयनीय स्थिति देखी, जहां गोरों की तुलना में देशी कैदियों की स्थिति दयनीय थी। क्रांतिकारियों ने अपने लिए भी राजनीतिक कैदियों का दर्जा मांगा। अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि इस भूख हड़ताल ने जनता का समर्थन और प्रेस का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 63 दिनों के उपवास के बाद जितेंद्रनाथ दास की मृत्यु हो गई। भगत सिंह जी ने 5 अक्टूबर 1929 को अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना उपवास तोड़ दिया। चूंकि कार्रवाई पूरी होने में लंबा समय लगा, इसीलिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया। न्यायाधिकरण के रूप में न्यायमूर्ति जे कोल्डस्ट्रीम, न्यायमूर्ति जीसी हिल्टन और न्यायमूर्ति आगा हैदर को अभियुक्तों के बिना कार्यवाही जारी रखने का अधिकार दिया गया। अभियुक्तों के
कानूनी अधिकारों की अनदेखी की गई। यह एक तरफा मुकदमा था। इसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक हत्या के मामले में दोषी पाया। भगत सिंह जी ने आरोपों पर सहमति जताई और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ज्वलित घोषणाएं की। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह जी को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों की निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह जी की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद ने अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी ने वाइसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह जी की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी जी ने 17 फरवरी 1931 को वाइसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वाइसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई। यह सब कुछ भगत सिंह जी के इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह जी नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह जी तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर ले जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल ले। तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर ले जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर को टुकड़े किए और फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए। अगर साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही उनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने उनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित किया और विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह जी हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। भारतीयों द्वारा इन वीरों की प्रतिबद्धता और साहस को श्रद्धांजलि देने और उनका सम्मान करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाए जाने के अलावा 30 जनवरी को भी मनाया जाता है।
जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाल गांव के पास स्थित है।